संस्कृति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी कोर्स के ऑनलाइन इस कार्यक्रम में और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव, पतन, इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात मैंने आपको बताया था कि सभ्यता का पतन का अर्थ है रूप परिवर्तन, अर्थात नगरीय अवस्था से सभ्यता कहाँ चली गई, ग्रामीण अवस्था में। आज जो हम वैदिक पढ़ेंगे तो नई एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे ना तो इसमें बहुत थोड़ा ही दिया हुआ है ऋग्वेद के बारे में। तो एज ए टीचर मेरा मानना है तो उससे आपकी बहुत समझ विकसित नहीं होगी। तो मैंने इस जो चैप्टर है आपका वैदिक काल उसको नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी के जो विभिन्न खंड में बिखरे हुए स्रोत हैं मैटर, उनको एक जगह किया और उसको आपको देने का प्रयास किया है ताकि वैदिक काल के बारे में आपकी समग्र जो अवधारणा है वो विकसित हो सके। समझ रहे हैं? तो अलग अलग क्लास में, अलग अलग बुक में जो बिखरे हुए हैं उसको मैंने एक जगह एकत्रित किया और फिर आपके लिए ये लेक्चर बनाया। तो जब क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें उसमें ना मिलें, तो आप परेशान मत होइएगा। आपको वो तो है ही है, जो 6 में है वो तो रहेगा ही इसमें, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों को हमने एक साथ इसमें ऐड किया ताकि एक बार आप पढ़ें तो वो समग्र जो है जानकारी आप तक पहुंच जाए। दूसरी बात कि इसमें हम वैदिक काल का जो अर्थ होता है, शुरू करें तो बताएं पहले आपको। वैदिक काल, वैदिक काल का अर्थ होता है जब भी आएगा उसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो जब आपसे वैदिक काल कहा जाए इसका अर्थ है कि ऋग्वैदिक काल भी है उसमें और उत्तर वैदिक काल भी उसमें है। ठीक है, अगर केवल ऋग्वैदिक काल के बारे में कहा जाए तो इसका अर्थ आप समझिएगा कि केवल ऋग्वैदिक काल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तर वैदिक काल के बारे में आपसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 बीसी से 600 बीसी इसका टाइम पीरियड माना जाता है। बीसी का अर्थ तो आप लोग समझ पा रहे हैं, अब मैंने तिथियां बताई थी आपको। ईसा पूर्व यानी बर्थ ऑफ जीसस, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। ठीक है, बताया था ना आपसे। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं और जिसमें ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और वहीं उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी का जो स्रोत है वो है ऋग्वेद। वेद 4 होते हैं, हमने आपको बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा वेद है हमारा, ऋग्वेद। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद। बाकी जो 3 वेद बचे जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलेगा, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अथर्ववेद की जानकारी के स्रोत ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ठीक है, आरण्यक हैं। ठीक है, उपनिषद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है, वो है क्या, ऋग्वेद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
तो जब भी वैदिक काल पूछा जाए, इसका अर्थ है कि उस कालखंड में ऋग्वेद भी शामिल है और उत्तर वैदिक काल भी शामिल है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे केवल ऋग्वैदिक पूछा जाएगा तो ऋग्वैदिक काल, जिसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल पूछा जाए तो इसमें जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व की घटनाएं आपसे पूछी जा रही हैं, और इसमें तीनों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब इसकी जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे चलें। अब एक प्रश्न यहां और समझ लेते हैं। वैदिक काल के निर्माता कौन थे? वैदिक काल, ठीक है, यानी वैदिक काल के निर्माता आर्य हैं। ठीक है, इनको आर्य माना जाता है, आर्य कहा जाता है कि वैदिक काल के निर्माता आर्य हैं। इस पे इतिहास में एक डिबेट है, एक विवाद है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। ठीक है, यानी आर्य कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवास स्थान। ठीक है, ठीक, ये एक विवाद है कि आर्य कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत के बाहर रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी उपलब्ध स्रोत हैं, ठीक है, उसके आधार पर ये माना जाता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया अर्थात आर्य भारत के नहीं थे, बल्कि भारत के बाहर से आए थे भारत में। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, मध्य एशिया। तो ये कैसे सिद्ध होता है, इसकी पुष्टि कैसे होती है? तो मध्य एशिया में, ईरान में एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई एक अभिलेख है, और इस अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं के नाम हैं, कुछ वैदिक देवताओं के नाम हैं। ठीक है, इन वैदिक देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ठीक है, ये 4 नाम हैं। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख में। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत में आए। ठीक है, क्योंकि भारत में भी आप देखेंगे कि वैदिक कालीन एक महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। ठीक है, वरुण हैं। ठीक है, तो ये जो 4 वैदिक देवता हैं, ये बोगज कोई अभिलेख में इनका नाम का उल्लेख है। तो इससे अनुमान लगाया गया कि मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा भारत आई। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने वैदिक सभ्यता की नींव रखी। आगे बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, मध्य एशिया। मध्य एशिया कैसे था, इसकी पुष्टि कैसे होती है? तो आप बताएंगे कि बोगज कोई अभिलेख है जो वहाँ पाया गया ईरान में, और उस पे कुछ वैदिक देवताओं के नाम लिखे हैं। उन वैदिक देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इनका नाम का उल्लेख है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों की एक शाखा भारत आई, और यहाँ भारत में उन्होंने वैदिक सभ्यता का क्या निर्माण किया। ये बात क्लियर है? ठीक, अब हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो देखिए, ये है आपका वैदिक काल। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की घटना है। ठीक है, ये पूरा जो कालखंड है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 कालखंड हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में जो चीज़ें हमें लिखी गई हैं उससे हम ऋग्वैदिक काल के बारे में, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत हमने बताया कि तीनों वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सब जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी का स्रोत देते हैं। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है,
यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है, वैदिक काल के अंतर्गत हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, उत्तर वैदिक काल में उसमें मामूली सा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो एक साथ पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि ये परिवर्तन का आधार क्या है और परिवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इन विशेषताओं के साथ ही हम इसकी भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य। और आर्य का अर्थ क्या है? तो कुछ विद्वानों ने बताया कि आर्य एक भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ने इसको बताया कि आर्य श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, कुछ ने बताया उत्तम व्यक्ति। ठीक है, तो ये जो है आर्य का अर्थ है, इसमें भाषा समूह कहना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। ठीक है, कि आर्य एक विशेष भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या है? तो सबसे पहले ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है। ठीक है, कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। मूल सूक्त कितने हैं? 1017, ये पूछा जाता है। और कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने हुए? 10 मंडल हुए, 1028 कुल सूक्त हैं, मूल सूक्त 1017 है। दरअसल 11 सूक्त जो है वो 8वें मंडल के बालखिल शाखा में है, जो बाद का माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऋग्वेद में क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, स्रोतों का संकलन है। सूक्त जो होते हैं वो कुल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, जिसमें मूल सूक्तों की संख्या 1017 है और कुल मंडलों की संख्या 10 है। 10 मंडल हैं। ठीक है, मंडल का मतलब अध्याय से समझ लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए 10 मंडल है, तो 10 मंडल में 2 से 7 तक का जो मंडल माना जाता है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, और इसे जो है वंश मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। तो 2 से 7 तक का मंडल क्या है? सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन है और यही कारण है कि इसे वंश मंडल या ऋषि मंडल के नाम से भी जानते हैं। ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों द्वारा की गई। जैसे तीसरा मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। तीसरा मंडल है ना, सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। इसकी रचना विश्वामित्र एक ऋषि हैं, उन्होंने की है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र आप जानते ही होंगे। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल की रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। ठीक है, इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण मंडल है, वो है 7वां मंडल। 7वां मंडल, और 7वां मंडल की रचना की है ऋषि वशिष्ठ ने। ठीक है, वशिष्ठ ने की है और इसमें प्रसिद्ध दासराग युद्ध का उल्लेख है। दासराग युद्ध, दासराग युद्ध का अर्थ है 10 राजाओं, एक तरफ भरत कबीला था और एक तरफ 10 राजाओं का संघ था। तो पढ़ाएंगे अभी दासराग युद्ध, तो उसको भी समझाएंगे। तो प्रसिद्ध दासराग युद्ध का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और 7वें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ द्वारा की गई है। तो 2 से 7 तक जो मंडल है ऋग्वेद का, वो सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, इसे हम वंश मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं, क्योंकि अलग अलग ऋषियों द्वारा अलग अलग मंडल की रचना की गई। तीसरा मंडल महत्वपूर्ण है। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है और विश्वामित्र
जो है इसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का भी उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, 7वां मंडल है, इसकी रचना वशिष्ठ ने की है और इसमें जो है प्रसिद्ध दासराग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, पहला और 10वां मंडल अपेक्षाकृत नवीन है। ठीक है, यानी बाद का है। ठीक है, बाद का है। ठीक है, जबकि 9वां मंडल जो है इसमें सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ये हैं ऋग्वेद के 10 मंडल। ठीक है, 2 से 7 तक के मंडल क्या हैं? प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल क्या है? अपेक्षाकृत नवीन है, अर्थात ये बाद का है। ठीक है, और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस तथ्य को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, अब देखिए ऋग्वैदिक भूगोल। ठीक है, यानी ऋग्वेद के भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैंने डिटेल में कर दिया है। तो ऋग्वैदिक अगर हम भूगोल की चर्चा करेंगे तो ऋग्वेद में उल्लिखित नदियां, ऋग्वेद में उल्लिखित पहाड़, ऋग्वेद में उल्लिखित मरुस्थल, ऋग्वेद में जो ये पर्वत पहाड़ मरुस्थलों का उल्लेख है, नदियों का उल्लेख है, उसके आधार पर हम ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए। ऋग्वैदिक भूगोल का निर्धारण ऋग्वेद में उल्लिखित नदियां, पर्वत, मरुस्थल आदि के आधार पर करते हैं, आधार पर करते हैं। ठीक है, यानी ऋग्वेद में जो नदियां, पर्वत, मरुस्थल इन सब का उल्लेख मिलता है, उसके आधार पे हम ऋग्वैदिक भूगोल का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब देखिए नदियां, तो सबसे पहले सिंधु, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां ऋग्वैदिक आर्य सबसे पहले आए। सिंधु नदी के क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्य सबसे पहले आए। ठीक है, तो सिंधु और सहायक 5 उसकी सहायक नदियां हैं प्लस सरस्वती नदी, इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। और ये आर्यों का क्या था? केंद्रीय क्षेत्र था। क्या था? केंद्रीय क्षेत्र था। सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का केंद्रीय क्षेत्र था। इस सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी है, उसकी 5 सहायक नदियां, तो 5 एक 6, और एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, इसे हिरण्य नदी भी कहते थे। 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं सिंधु की? तो वितस्ता यानी झेलम को वितस्ता कहते थे, अस्कनी चिनाब को कहते थे, परुष्णी रावी को कहते थे। और इसी नदी के तट पे आप देखेंगे कि प्रसिद्ध दासराग युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के विरुद्ध जो युद्ध हुआ वो परुष्णी नदी के तट पे हुआ। ये देखिए ऋग्वेद में विपाशा नदी का उल्लेख है, उसका संबंध व्यास है। शतुद्री, उसका संबंध सतलज से है। तो ये ऋग्वेद में जो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। और वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, विपाशा, व्यास, शतुद्री, सतलज। ठीक है, इसके अलावा सरस्वती नदी है। ठीक है, और ये सबसे पवित्र नदी है, इसे नदीतम यानी नदियों की माँ, ठीक है, नदीतम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ भारत के क्षेत्र में। इसके अलावा भी ऋग्वेद में कुछ अन्य नदियों का उल्लेख है। जैसे अफगानिस्तान में देखेंगे तो कुभा काबुल में नदी है, क्रुमु कुर्रम को कहते हैं, गोमती गोमल है, सुवास्तु स्वात है, ये अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। सदा नीरा गंडक, दृष्टद्योति घग्गर। ठीक है, और सदा नीरा जो है सबसे पूर्वी सीमा को बताती है। तो इन नदियों के आधार पर हमें पता चलता है कि उनका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। ऋग्वेद में यमुना की भी चर्चा है, और यमुना की 3 बार चर्चा मिलती है, और गंगा नदी की भी चर्चा है, 1 बार इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलें।
अब देखिए पहाड़ी, तो ऋग्वेद में हिमालय हिमालय से वो परिचित हैं, ठीक है। यानी ऋग्वैदिक आर्य हिमालय की पहाड़ी से परिचित हैं, क्योंकि यहाँ मुजवंत पर्वत है, जहाँ से वो सोम पौधे से सोमरस बनाते थे, ठीक है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। दक्षिण में अरावली पर्वत श्रेणी से परिचित हैं, यानी अरावली उनकी जो है दक्षिणी सीमा थी। मरुस्थल से वो परिचित हैं, क्योंकि मरुस्थल के लिए धन्व शब्द आया है। मरुस्थल को क्या कहते थे? धन्व। तो मरुस्थल से भी वो परिचित हैं। समुद्र से परिचित नहीं है, और क्योंकि समुद्र जल राशि के संदर्भ में आया है, ठीक है। तो ये है आपका भौगोलिक निर्धारण। तो अफगानिस्तान से लेके अरावली तक, ठीक है, उनका जो है ये भौगोलिक विस्तार है, इन क्षेत्रों से वो परिचित हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो केंद्रीय क्षेत्र था ऋग्वैदिक आर्यों का, वो था सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए ऋग्वैदिक काल की आर्थिक विशेषताएं, ठीक है। तो आर्थिक विशेषताओं में सबसे पहले अगर हम कृषि देखें, ऋग्वैदिक आर्य कृषि, तो ऋग्वैदिक काल में जो कृषि था वो आर्यों का द्वितीयक पेशा था, ठीक है। कृषि क्या था? द्वितीयक पेशा था। प्राथमिक पेशा क्या था? पशुपालन। प्राथमिक पेशा क्या था? पशुपालन। क्योंकि आर्य जो होते थे वो घुमक्कड़ होते थे। जब वो ईरान से भारत आए, ठीक है, भारत की तरफ आए, सिंधु नदी के क्षेत्र और उसके बाद आए, तो उनका भारत की जो जनजातियां थी उनसे संघर्ष होता था, और इस संघर्ष में उनके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं था, ठीक है। वो छोटे छोटे कबीलों में होते थे, ठीक है। तो लड़ाइयाँ होती थी कबीलों में एक दूसरे से, तो कृषि का उतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि कृषि के लिए आवश्यक है कि वो अस्थायी हों, अस्थायित्व उनके अंदर हो, उनके जीवन में अस्थायित्व हो, ठीक है। तो चूंकि वो घुमक्कड़ थे, यायावारी थे, लड़ाकू थे, युद्धरत समाज था, तो उनके जीवन में अस्थायित्व नहीं था। आई बात समझ में? तो कृषि क्या था? द्वितीयक पेशा था, ठीक है। एकमात्र अनाज से परिचित हैं यौ। ऋग्वैदिक आर्य एकमात्र अनाज के बारे में उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है यौ। यौ का अर्थ होता है जौ, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि कृषि का उनके जीवन में महत्व बहुत कम था, क्योंकि वो एकमात्र अनाज से परिचित हैं यौ से, ठीक है। हल के लिए लांगल, सीर या वृक शब्द आया है। हल जिससे खेत की जुताई करते हैं उसको लांगल, सीर या वृक कहते थे। हल से बोली नालियों को सीता कहते थे, जो हल से कूड़ बनते थे उसको सीता कहते थे। अन्नागार जहां अन्न वगैरह रखा जाता था उसे स्थवी या कोठार कहते थे, और गोबर की खाद को करीश कहते थे, ठीक है। उर्दर अनाज जिससे मापा जाता था उसको उर्दर कहते थे। दात्र या श्रीण, ये हसिया को दात्र या श्रीणी कहते थे, हसिया से कटाई होती थी। मड़ाई के लिए मृदंत शब्द आया है। कुल्या, कूप, अवट, अश्वचक्र ये सिंचाई के साधन थे जिससे वो सिंचाई करते थे। कुल्या से, कूप से, अवट मतलब कुआं से, इस तरीके से वो अपना जो है कृषि के संदर्भ में ये जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। आगे चलें। पशुपालन, तो पशुपालन आर्यों के जीवन में क्या था? सर्व प्रमुख पेशा था। तो ये था प्राथमिक पेशा, प्राथमिक पेशा पशुपालन। और इन पशुपालन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि समाज गतिशील है, एक जगह से समाज में अस्थायित्व तो नहीं है, तो वो पशुओं को पालते थे। पशुपालन में कौन कौन पशुओं को पालते थे? तो गाय, ठीक है, बैल, घोड़ा, घोड़ा भी महत्वपूर्ण पशु है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में घोड़े का उतना महत्व नहीं था, लेकिन आर्यों के जीवन में घोड़े का महत्व है। घोड़े का महत्व क्यों है? क्योंकि घोड़ा युद्धरत समाज की आवश्यकता के अनुकूल है, ठीक है। तो घोड़ा से परिचित हैं। भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता, इन सब का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है।
आर्यों के जीवन में गौ पशु की बड़ी उपयोगिता थी, मतलब इन पशुओं में गाय की सबसे ज्यादा उपयोगिता थी, सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और यही कारण है कि जीवन से संबंधित बहुत सी गतिविधियां गाय या उसके जो है उसके नाम से जो है जानी जाती हैं। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियां गाय से जुड़ी हुई थी, जैसे राजा, राजा को गोपति कहा जाता था। ठीक है, राजा को क्या कहा जाता था? गोपति। ठीक है, गाय के लिए भी युद्ध होते थे। ठीक है, तो राजा को गोपति कहा जाता था, गाय का रक्षा करने वाला। समय, समय को गोधूली कहा जाता था, आज भी गोधूली बेला का प्रचलन है। ठीक है, दूरी के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग होता था, और गाय को अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य, ठीक है, न मारे जाने योग्य कहा गया है। अतिथि को गोहंता कहा जाता था। देखिए, आर.एस. शर्मा लिखते हैं, जो पुरानी एनसीईआरटी है आर.एस. शर्मा, वो लिखते हैं कि अतिथि के आगमन पर उसको गोमांस खिलाया जाता था, लेकिन ये मामला थोड़ा सा संदिग्ध है। ठीक है, क्योंकि अतिथि के लिए गोहंता शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि अतिथि को समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से ये प्रेरित है। ठीक है, हालांकि आर.एस. शर्मा लिखते हैं कि अतिथि आगमन पर उन्हें गोमांस खिलाया जाता था, तो लेकिन ऐसा संभव ये एक जो है थोड़ा सा एक बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो आर.एस. शर्मा पुरानी एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास की, तो उसमें उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो गाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था समाज में, और यही कारण है कि जीवन की बहुत सी गतिविधियां गाय से जुड़ी हुई थी, बहुत सी शब्दावलियां गाय से जुड़ी हुई थी। जैसे राजा को गोपति, चूंकि युद्ध गाय के लिए भी होता था, तो राजा का एक कार्य था गाय पशुधन की रक्षा करना, तो राजा को गोपति कहा गया। समय को गोधूली कहा गया। दूरी के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग हुआ है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है। अघन्या का अर्थ है न मारे जाने योग्य, अर्थात गाय को मारा नहीं जा सकता था। और अतिथि को गोहंता कहा गया है, और यही कारण है कि आर.एस. शर्मा ने लिखा है कि अतिथि आगमन पर अतिथियों को गोमांस खिलाया जाता था। तो ये एक थोड़ा सा तथ्य अस्पष्ट सा प्रतीत होता है, और ये गोहंता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे भारतीय समाज में जो प्रचलित है, अतिथि देवो भव। ठीक है, यानी अतिथि देवता के क्या है? समान है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये प्रेरित है कि अतिथि के आगमन पर गाय तक की हत्या, गाय तक को मार सकते थे। ठीक है, इन अगर गायों में बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण गाय थी उसका नाम था अष्टकर्णी गाय। ठीक है, अष्टकर्णी गाय का विशेष महत्व था। अष्टकर्णी गाय जिसके कान पे 8 छेद बने होते थे। इससे एक निष्कर्ष और निकलता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो अंक गणित के ज्ञान से परिचित थे, क्योंकि अष्टकर्णी यानी 8 जो छेद हैं उससे पता चलता है ना, तो गिनती उन्हें आती थी। इस तरीके से ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, जब कृषि का विकास बहुत सीमित है तो शिल्प उद्योग क्या था? सीमित होगा। यही कारण है कि शिल्प उद्योग का विकास बहुत सीमित हुआ। फिर भी कुछ शिल्पों का निर्माण हुआ, जैसे रथ, चूंकि युद्ध के लिए रथ की आवश्यकता थी तो रथ का निर्माण किया जाता था। ठीक है, बढ़ई, बढ़ई को तक्षण कहा गया है। जुलाहा, इसके लिए वाय, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहते थे। ठीक है, तो चूंकि कृषि का सीमित विकास, कृषि द्वितीयक पेशा है, द्वितीयक पेशा है, या आप कहिए कृषि का विकास क्या है? सीमित है। जब कृषि का विकास सीमित है, इसका अर्थ है कि शिल्पों का भी विकास क्या होगा? सीमित होगा। ठीक है, क्योंकि कृषि शिल्पों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, बावजूद इसके कुछ शिल्पों का प्रचलन था, जैसे
रथ निर्माण किया जाता था, युद्ध रथ समाज था, युद्ध के लिए रथ जरूरी होता था, तो रथ निर्माण होता था। रथ निर्माण से जुड़े हुए कुछ कार्य भी थे, बढ़ई, ठीक है, बढ़ई के लिए, बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। जुलाहा, जुलाहा रस्सी वगैरह बनाते थे, इनको वाय कहा जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा जाता था, ठीक है। धातु का काम करने वाले को कर्मा कहा जाता था। कांसा और तांबे का प्रयोग होता था। सोना के लिए निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है, धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग वैदिक आर्य लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। मतलब ऋग वैदिक आर्य, वैदिक काल में पूछेगा तब तो आप बताइएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक आर्य जो हैं वो लोहे के ज्ञान से परिचित होंगे, और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऋग वैदिक आर्य लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। व्यापार वाणिज्य। अब देखिए, व्यापार वाणिज्य, जब शिल्पों का विकास सीमित है तो व्यापार वाणिज्य भी क्या था, सीमित होगा। जब शिल्पों के विकास में तीव्रता आएगी तभी तो व्यापार वाणिज्य होगा। शिल्प का अर्थ हुआ जैसे बुनाई का काम, कपड़ा का काम है, लौह प्रौद्योगिकी का काम है, मतलब बहुत सारे, हाँ। तो जब उन सब का विकास नहीं होगा तो व्यापार किस चीज का करेंगे, तो व्यापार क्या है, सीमित है। पणी, ये पणी है, पड़ी, पड़ी नामक वर्ग जो था वो व्यापार से जुड़ा हुआ था, ठीक है। मतलब व्यापार बहुत ही सीमित था और उससे जो जुड़े हुए लोग थे उसको पणी कहा जाता था। तो पणी एक वर्ग है जो व्यापार कार्य से जुड़ा हुआ था, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पशुओं की चोरी से भी जुड़ा था पणी, ठीक है। पशु, ऋग्वेद में पशुओं का विशेष महत्व था, तो पशुओं की चोरी भी होती थी अमूमन, ठीक है। तो ये पशुओं की चोरी से भी जुड़े हुए थे और यही कारण है कि ये अनार्य कहलाते थे, ठीक है। तो पड़ी क्या हुआ, ये व्यापार से जुड़ा था, व्यापार से जुड़ा वर्ग था, व्यापार से जुड़ा वर्ग था, ठीक है। पशुओं की चोरी भी करता था। पशु, चूंकि उस समय सबसे महत्वपूर्ण पशुधन होता, पशुधन, पशुओं का बहुत महत्व था ऋग्वेद में, तो पशुओं की चोरी भी करता था। यही कारण है कि ये अनार्य कहलाता था, अनार्य था, ठीक है, आर्य नहीं था, ठीक है। ऋग्वेद काल में सूदखोरी प्रचलित थी और सूदखोरों के लिए वेकनाट शब्द का प्रयोग हुआ है और वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, दूसरी वस्तु प्राप्त करना, ठीक है। जैसे बचपन में या आज भी गांव में आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में बर्फ वगैरह बेचने वाले आते हैं लोग, ठीक है। तो गांव में मुद्रा कहाँ होती है, लोगों के पास पैसा इतना नहीं होता, अब तो होता है लेकिन उस समय हम लोगों के बचपन में नहीं होता था। तो बच्चे जानते ही हैं, अपने गार्जियन से जिद करने लगते थे कि हमें बर्फ़ चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए। तो वो करते क्या थे कि उतने ही मूल्य का, मतलब जितने मूल्य का बर्फ़ है उतने मूल्य का गेहूं दे देते थे या कोई अन्य खाद्य सामग्री, ठीक है। तो गेहूं के बदले वो बर्फ़ ले लेते थे। यही कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, ठीक है। जो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप कबीलाई था और निर्वाह मूलक, मतलब जितनी आवश्यकता थी उतनी ही कृषि को वो करते थे। निर्वाह मूलक, अधिशेष नहीं था, अतिरिक्त उत्पादन नहीं था। कबीलाई समाज था तो कबीलाई अर्थव्यवस्था थी, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। आ गई बात समझ में? आगे चलें। अब देखिए उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य हैं वो लोहे के ज्ञान से परिचित हैं। लोहे के ज्ञान से क्या हैं? के ज्ञान से परिचित हैं। जब लोहे के ज्ञान से परिचित होंगे
ठीक है। तो लोहे का प्रयोग दो तरीके से उन्होंने किया। एक युद्धास्त्र के रूप में, जब युद्धरत समाज है तो युद्धास्त्र के रूप में लोहे का प्रयोग किया, अर्थात लोहे से तीर बनाए, भाला बनाया, ठीक है, इस तरीके से लोहे से युद्धास्त्र बनाए, तलवार बनाया, ठीक है, तो युद्धास्त्र के रूप में लोहे का प्रयोग किया। दूसरी तरफ लोहे का कृषि में भी प्रयोग हुआ, कृषि में प्रयोग हुआ, यानी खेती में प्रयोग हुआ। तो एक तो क्या था कि लोहे के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया, जंगल थे, जंगलों को काटना आसान हुआ, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। जब खेती का विस्तार हुआ तो आर्यों में अस्थायित्व आया, ठीक है। तो इस काल में कृषि क्या हो गया, आर्यों का सर्वप्रमुख पेशा, मतलब प्राथमिक पेशा हो गया, प्राथमिक पेशा, ठीक है। अभी तक जो आर्य थे वो केवल क्या, एक अनाज से परिचित थे। ऋग वैदिक आर्य केवल एक अनाज से परिचित थे, वो कौन था, अनाज यव या जौ से परिचित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गेहूं और धान, धान के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी गेहूं और धान की खेती भी होने लगी, ठीक है। तो अब बात समझ में आई, कृषि फसलों की संख्या में वृद्धि भी होने लगी, अर्थात खेती इनका क्या हो गया, मुख्य प्राथमिक पेशा हो गया, ठीक है। तो कृषि में लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, समझ रहे हैं, आगे बात समझ में। तो लोहे का प्रयोग जो कृषि में अभी भी जो हुआ ना, वो सीमित प्रयोग हुआ, सीमित प्रयोग, ठीक है। इसीलिए अभी भी उत्तर वैदिक काल में जो उत्पादन था वो बहुत नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो यही कारण है कि वाणिज्य व्यापार व्यवसाय अभी भी सीमित थे। फिर भी कुछ जो है अब एक जीवन में, आर्यों के जीवन में एक स्थायित्व आने लगा। कृषि, लोहे का जो कृषि में प्रयोग है वो व्यापक स्तर पर 6th सेंचुरी बीसी में होगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, समझ रहे हैं। और जब कृषि में लोहे का प्रयोग होगा तो आप देखेंगे कि उसने सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था, समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की क्या थी, सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद अगर आप गंगा घाटी क्षेत्र में पुनः नगरों का उत्थान देखेंगे, पुनः नगरीय सभ्यता का जो साक्षात्कार देखेंगे, तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही देखने को मिलेगा, जब लोहे का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में, समझ रहे हैं, कृषि में होने लगा। लोहे का अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर खेती में लोहे के प्रयोग से, अगर खेती में लोहे का प्रयोग होगा तो कृषि अधिशेष की स्थिति बनेगी, यानी खाने से अधिक उत्पादन होगा। और नगर, आप लोग नगर के बारे में अगर जानते होंगे तो जानते हैं कि नगर में एक बड़ी जनसंख्या गैर कृषि कर्म में लगी होती है। कभी दिल्ली गए हैं, आसपास के कभी नगर में गए हैं, वहाँ देखेंगे तो लोगों की आजीविका व्यवसाय से चलती है, उद्योगों से चलती है, और ऐसे लोगों के लिए जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो गांव से होती है। तो कृषि अधिशेष, जैसे गांव से, अब दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ खेती होती है, खेती तो नहीं होती है। तो यहाँ के लोग उद्योग में लगे हुए हैं, व्यवसाय में लगे हुए हैं, लेकिन इनके अनाज की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, गांव से। सरकार अनाज खरीदती है, व्यापारी अनाज खरीदते हैं और उसको ला के शहरों में बेचते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि आप देखे होंगे आशीर्वाद आटा का नाम सुने होंगे। तो आशीर्वाद आटा, अगर दिल्ली के लोग आशीर्वाद आटा है, मतलब एक मैं नाम बता रहा हूँ, बहुत सारे आटा के ब्रांड हैं, तो वो लोग खरीद के खाते हैं। आटा गेहूं का उत्पादन तो वो करते नहीं हैं, तो उनकी अपनी आजीविका के लिए वो बाहर से खाद्यान्न को खरीदते हैं। तो जब ये तभी संभव होगा ना, जब अपने खाने से अधिक उत्पादन होगा, तभी तो नगर में लोग जो रह रहे हैं उनकी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी। और जो खाद्य आवश्यकता की पूर्ति होगी तभी तो वो अपने व्यवसाय को मूर्त रूप दे सकेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में यही हुआ था ना, कि वहाँ पे कृषि अधिशेष की गुंजाइश बनी थी, और जिसने कि
वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन किया, शिल्प उत्पादन। अब देखिए, जब कृषि अच्छी होगी, ठीक है, तो उसमें बहुत से ऐसे उद्योग हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा के लिए कपास चाहिए, ठीक है, कपास कहाँ से आएगा? खेती से आएगा। भूगोल में पढ़ते होंगे आप लोग, देखिए काली मिट्टी जहाँ होती है वहाँ कपास होता है। इसी तरीके से और भी बहुत फसल हैं, गन्ना है, ठीक है, कॉफ़ी है, चाय है, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, ठीक है। तो जो कृषि से उनसे कच्चा माल प्राप्त होता है और फिर उनसे क्या होता है, उससे संबंधित उद्योगों का विकास होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि वो बाद में आता है। तो यहाँ लोहे का प्रयोग तो शुरू हो गया था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जब भी मैं कहूँ, आप समझिएगा कि 1000 से 600 ईसा पूर्व की घटना है। तो 1000 में ईसा पूर्व में सबसे पहले जो आर्य थे, लोग थे, उनको लोहे का ज्ञान उनको हुआ, ठीक है। लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा या नोह से प्राप्त होता है, ठीक है। तो लोहे का ज्ञान हुआ, तो लोहे का जब ज्ञान हुआ तो उसका दो तरीके से इन लोगों ने प्रयोग किया। एक तो युद्धास्त्र में किया, क्योंकि समाज युद्धरत था। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र, एक कबीला दूसरे कबीला, छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए हैं, गाय की चोरी न हो, पशुओं की चोरी न हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो युद्धास्त्र के रूप में करके इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में लोहा पाया जाता था, आगे चल के आप देखेंगे 16 महाजनपद में वो क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली हुए, ठीक है। ये क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं आपका स्पष्ट हो गया कि लोहे का सीमित प्रयोग हुआ, ठीक है। और अब जो व्यवस्था थी वो कैसी हो गई? क्षेत्र आधारित हो गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो एक परिवर्तन आपने ये देखा, कृषि अब जो है इनका प्राथमिक पेशा हुआ। उद्योग और शिल्प, तो चूंकि कृषि का जो है विकास हो रहा है, तो इस काल में शिल्पों की संख्या में भी वृद्धि होगी। देखिए, लोहे से संबंधित शिल्प का विकास होगा। लोहे से संबंधित जो तीर, भाला, तलवार ये सब बन रहे हैं, ये सब संबंधित शिल्प का विकास होगा कि नहीं होगा? शिल्पों की संख्या में वृद्धि होगी। खेती अधिक हो रही है, तो खेती के वजह से भी शिल्पों की संख्या में वृद्धि होगी, है कि नहीं? व्यापारी वर्ग आएगा, बेचेगा, लाएगा, ले जाएगा, ठीक है। तो धातु शिल्प में लौह सामग्री मतलब तीर, भाले आदि का निर्माण होने लगा। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं था कि श्रम का विभाजन और विशेषीकरण नहीं हुआ था। इसका कहने का मतलब है कि अभी जैसे शहर हैं, नगर नहीं आए थे। नगर में अगर कोई व्यक्ति भाला बना रहा है, आप जाएंगे ना, तो भाला अगर बनाने वाला है तो भाला ही बनाएगा। अभी क्या था कि ग्रामीण नगरों का विकास नहीं हुआ था। गांव में लोहार हैं, लोहे का भी काम करते हैं, खेती भी करते हैं। बढ़ई हैं, बढ़ई का भी काम करते हैं, खेती भी करते हैं। तो इसे कहते हैं कि अभी शिल्प विशेषीकरण नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब केवल वो शिल्प नहीं, निर्माण नहीं कर रहे थे, वो खेती भी से भी जुड़े हुए थे, अन्य कार्य भी करते थे। व्यापार अभी सीमित है, क्योंकि शिल्पों की संख्या में उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, तो व्यापार वाणिज्य सीमित है। और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का ही हमें प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये क्लियर है। आगे चलें। अब देखते हैं ऋग्वैदिक राजनीतिक दशा, ठीक है। तो राजा, ऋग्वेद काल में जो राजा होता था वो कबीले का क्या होता था? मुखिया होता था। छोटे छोटे कबीले में बटे हुए थे, ठीक है। अभी हम बताएंगे, जैसे भरत कबीला है, भरत कबीला के राजा है सुदास। उनके विरुद्ध 10 राजाओं का संघ बना, जिसमें आर्य अनार्य दोनों हैं। आर्य जो बाहर से भारत में आए, अनार्य जो भारत में रहने वाले लोग थे, ठीक है। तो इनमें जो है राजा जो था वो उसका क्या था? बेसिकली अपने कबीले का मुखिया होता था, ठीक है। तो इसकी पहचान किससे थी? अपने कबीले से थी। जैसे भरत कबीला है ना, भरत कबीला के राजा सुदास हैं, तो सुदास की पहचान किससे है? अपने कबीले से ही है, भरत कबीले से है, ठीक है। यही बात है।
और यही कारण है कि राजा को जो है जनस्य गोप भी कहा जाता था। राजा निरंकुश नहीं होता था, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो अपने कबीले पे कोई भी नियम कानून थोप दे, कोई भी कानून अपना बता दे, ऐसा नहीं था। वो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सी सामाजिक व्यवस्था थी, बहुत सी चीज़ें उस पर अंकुश लगाती थी, ठीक है। तो राजा का कर्तव्य क्या होता था? तो पहली बात तो अपना कबीले की सुरक्षा करना, कि बाह्य आक्रमण या किसी प्रकार की समस्या से दूसरे कबीले से अपने कबीले को क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। तो कबीले की सुरक्षा करना और युद्ध की स्थिति में अपने कबीले का क्या करना, नेतृत्व करना, समझ रहे हैं? मतलब कबीले को सुरक्षा प्रदान करना और युद्ध की स्थिति में अपने कबीले का नेतृत्व प्रदान करना। जैसे इसको अभी हम दासराग युद्ध के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझेंगे कि जब एक भरत कबीला 10 राजाओं का संघ, इनके बीच में जब युद्ध हुआ था तो उसमें अपने कबीले का नेतृत्व भरत सुदास ने किया, भरत कबीले का, ठीक है। तो कबीले की सुरक्षा करना, कबीले का नेतृत्व करना, ये राजा का मुख्य कार्य था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, राजा वंशानुगत होता था। वंशानुगत कहने का मतलब है राजा का बेटा ही राजा बनता था, ठीक है। मतलब राजा के ही राज परिवार से ही लोग राजा बनते थे। अभी भी होता है ना, घर का जो मुखिया होता है उसका बड़ा बेटा ही घर का मुखिया माना जाता है सामान्यतः। अब तो ये परंपरा ध्वस्त हो रही है, लेकिन धीरे यही था। वैसे ही अब जैसे भारत में देखिए, भारत में राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है, भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। जैसे राष्ट्रपति है, पॉलिटी में पढ़ते होंगे आप लोग, तो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। मतलब अभी वर्तमान में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माननीय, तो ऐसा नहीं है कि अब इनके परिवार से कोई बनेगा, जैसे, हाँ, तो ये चुन के आते हैं, ठीक है। भले ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है राष्ट्रपति की, लेकिन इनका एक तरीके से, तो जब वंशानुगत नहीं होता है तो उसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो जब कभी आपको गणतंत्रात्मक कभी कोई पूछे आपसे किसे कहते हैं, यानी आप कहेंगे कि राष्ट्र का जो सर्वोच्च होता है वो वंशानुगत नहीं होता। मतलब वो वंश उसी पर वंश से या उसी का बेटा या उसी से संबंधित नहीं होता, ठीक है। तो ये चुनाव के माध्यम से होता है। अब जैसे ब्रिटेन में आप लोग पढ़ते होंगे कि वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है। तो संवैधानिक राजतंत्र मतलब संविधान भी है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी है। तो ब्रिटेन का जो महाराजा साम्राज्ञी होती हैं वो वंश परंपरा के आधार पर चुने जाती हैं, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ नहीं है ब्रिटेन में, जबकि फ्रांस में क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है। वहाँ वंशानुगत, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव वंशानुगत नहीं होता, ठीक है। तो यही बात है कि राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, वंशानुगत शासन प्रणाली थी। फिर भी राजा का निर्वाचन मतलब किया जाता था, अर्थात राजा को अपनी जो है क्या प्राप्त करनी पड़ती थी, जनता का विश्वास प्राप्त करना पड़ता था, ठीक है। तो राजा का निर्वाचन कहने का अर्थ यहाँ है कि राजा को जनता का विश्वास प्राप्त करना होता था, विश्वास प्राप्त करना होता था, समझ गए? होता था, ठीक है। तो राजा कबीले का मुखिया होता था, इसकी पहचान अपने कबीले से होती थी। राजा को जनस्य गोप कहा जाता था। राजा निरंकुश नहीं था, अर्थात जनता पर जबरन कोई कानून नहीं थोपता था। इसका जो मुख्य कार्य था, कबीले की सुरक्षा करना, युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन वंशानुगत नहीं प्रणाली थी, वंशानुगत शासन प्रणाली थी। फिर भी राजा का निर्वाचन होता था, अर्थात राजा को जनता का समर्थन प्राप्त करना होता था। यहाँ तक क्लियर है? तो राजा हो गया। अब देखिए, हमने कहा कि राजा निरंकुश नहीं होता था। तो निरंकुश नहीं होने का जो अर्थ है कि राजा के ऊपर कुछ प्रतिनिधि संस्थाएं होती थी, समझ रहे हैं? तो 4 प्रतिनिधि संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति, विदत और गण। ऋग्वेद में ये 4 प्रतिनिधि संस्थाएं थीं जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी,
समझ रहे हैं, जो राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। ठीक है, अब देखिए सभा क्या हो, सबसे पुरानी जो समिति थी उसे विदत कहते हैं। ठीक है, ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, यानी सबसे पुरानी संस्था है, सबसे पुरानी संस्था है। ठीक है, जैसे आज के समय में आप देखेंगे ना कि पॉलिटी में पढ़ते होंगे ना कि बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब क्या हैं, संस्थाएं हैं ना। तो इसी तरीके से उस समय भी बहुत सारी संस्थाएं होती थीं जो राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगाती थीं, जो कि राजा निरंकुश नहीं होने पाता था। जैसे मैंने कहा कि राजा वंशानुगत होता था, लेकिन उसे जनता का सहयोग प्राप्त करना पड़ता था। तो समिति नामक जो संस्था है उसमें जनता भाग लेती थी। और वो समिति का क्या उसे वहां पे वो वही राजा को निर्वाचित करती थी, वही राजा को चुनती थी कि यही हमारा राजा होगा। आई बात समझ में? तो विदत आर्यों की क्या है, सबसे प्राचीनतम संस्था है, यानी सबसे पुरानी संस्था है। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख है। ये सैनिक असैनिक कार्यों से जुड़ी है। ठीक है, और आगे चल के इसी से सभा समिति नामक संस्था का विकास होता है। तो सैनिक यानी सैनिक कार्य से भी जुड़ी थी, असैनिक कार्य, जैसे सेना का भी कार्य करती थी, सिविलियन का भी कार्य करती थी। ठीक है, तो यही कहने का अर्थ है। तो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था क्या है, विदत। इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, 122 बार उल्लेख है। इस सैनिक असैनिक कार्यों से जुड़ी हुई है, सभा समिति नामक संस्था से इसका आगे चल के विकास हुआ। इसी से विदत से सभा और समिति नामक संस्था का विकास हुआ था। देखिए सभा क्या है, तो जो कबीले के वृद्ध और अनुभवी लोग हैं। ठीक है, आज भी गांव में आप देखते होंगे कि गांव के वृद्ध और अनुभवी लोग हैं। पता नहीं आप लोगों के समय में ये परंपरा कितनी प्रचलित है। हम लोगों के बचपन में होता था कि किसी मामले में अगर कोई समस्या आती थी तो उस गांव के वृद्ध बुजुर्ग लोगों से सलाह लिया जाता था। तो ये वही लोगों से बनती थी सभा, समझ रहे हैं, कबीले के वृद्ध और अनुभवी लोगों से ये संस्था बनती थी। इसका जो मुख्य कार्य था वो न्याय करना, यानी किसी विवाद के मामले में, जैसे गाँव में सामान्यतः जमीन उमीन का विवाद होता है और कोई आपसी विवाद होता है, तो कहते हैं ना कि वो पंचायत में चले जाए। तो पंचायत में गांव के जो सबसे सम्मानित यानी सबसे वृद्ध और अनुभवी लोग हैं वो लोग शामिल होते हैं। इसके बाद उन लोगों द्वारा निर्णय किया जाता है। ठीक है, कि भाई ये तुम ले लो, ये ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर भी 2 से 3 की स्थिति आएगी, 1 से 2 की स्थिति आएगी, कुछ न कुछ मतभेद, कुछ न कुछ विवाद जरूर होगा वहाँ, समझ रहे हैं। और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना होता है कि अनुभवी लोग, जैसे घर में ही देख लीजिए, किसी भी विवाद की स्थिति में जो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता और भी बड़े दादा दादी, उनके द्वारा निर्णय दिया जाता है कि सुबह का खाना तुम बनाओगे, शाम का खाना तुम बनाओगी, ये काम तुम करोगे और ये काम तुम करोगे। कार्यों का बंटवारा हो गया, घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से स्थिति थी सभा की। तो जो थोड़ा और बड़े अर्थ में देख लीजिए, कई गांव हैं, तो कई गांव में जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जो सबसे वयोवृद्ध और अनुभवी लोग हैं, उनसे मिलके एक सभा का गठन कर दिया गया कि विवाद की स्थिति में अगर कोई मामला विवादित आएगा तो न्याय का कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किलवत अस्पद इनके लिए शब्द आया है, न्याय। ठीक है, सभा के लिए किलवत अस्पद सभा के लिए शब्द आया है। इसका अर्थ है कि पाप का विमोचन करने वाली। ठीक है, यानी गलत काम अगर कोई किया है, जबरदस्ती कोई कुछ कह रहा है तो उसको मान्य न किया जाए, तो पाप का विमोचन करने वाली। तो सभा के लिए किलवत अस्पद शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख मिला है। सभा का कितनी बार उल्लेख ऋग्वेद में है, 8 बार, 8 टाइम्स। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है समिति। तो समिति ये कबीले के सामान्य लोगों की संस्था है। ठीक है,
जो जन सामान्य हैं उनसे चुन के समिति का गठन किया जाता था और इसी में राजा का निर्वाचन होता था, ठीक है। और ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख किया गया है। इसे समिति में बहुत से मुद्दों पर वाद विवाद होता था। कोई मान लीजिए मामला है, जैसे उस पे जो है चर्चा होती थी, ठीक है। तो इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है और ये राजा का निर्वाचन, यानी राजा जो है उसे समिति का ही सम्मत प्राप्त करना पड़ता था। समिति का सम्मत प्राप्त करना होता था। आई बात समझ में? समिति का विश्वास राजा को प्राप्त करना होता था, ठीक है। इसी अर्थ में कहा जा रहा है कि राजा का निर्वाचन होता था। जब वंशानुगत रूप से राजा का चयन हो गया कि ये अमुक जी राजा बनेंगे, कबीले के मुखिया बनेंगे, तो समिति के जो जन सामान्य के लोगों की संस्था है वो चुनती थी कि नहीं ठीक है ये राजा बनेंगे, ठीक है। तो समिति की सम्मत प्राप्त करना राजा के लिए क्या था? अनिवार्य था। इसी संदर्भ में, इसी अर्थ में कहा जाता है कि राजा का निर्वाचन होता था। क्लियर है? इसका उल्लेख कितनी बार है? 9 बार। ऋग्वेद में कितनी बार इसका उल्लेख है? 9 बार। गण के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं। विदत हो गया सभा और समिति, लेकिन गण जो चौथी प्रतिनिधि संस्था है इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिलती है। आगे चल के जब देखेंगे ना तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। और सभा एवं समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वेद का। आगे चलें। नौकरशाही। तो देखिए, नौकरशाही, अब कबीला है तो कबीले में नौकरशाही कैसे बनेगी? एक ही गोत्र के लोग हैं तो नौकरशाही रक्त संबंध के आधार पे बनेगा। मतलब राजा के भाई बंधु होंगे, हैं, और भी लोग होंगे कबीले में, तो रक्त संबंध पर आधारित थी, ठीक है। प्रोफेशनल नौकरशाही नहीं थी। जैसे आज के समय में देखिए, अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई कक्षा 12 पास किया होगा, कोई बीए कर रहा होगा, कुछ लोग एमए भी कर रहे होंगे। हाँ, एनसीईआरटी कोर्स में हमारे ऐसे सभी लोग होते हैं, ठीक है। तो आपका सपना है कि हम आईएएस बनेंगे, कुछ लोग पीसीएस बनेंगे, तो मतलब सिविल सेवा में आने का आपका एक ख्वाब है, सपना है, कंपटीशन परीक्षा में जाना है, ठीक है। तो ये क्या है? नौकरशाही है। हम कहते हैं ना नौकरशाही। तो ये नौकरशाही क्या रक्त संबंध पर आधारित है? नहीं, प्रोफेशनल नौकरशाही है। आप नौकरी करते हैं, नौकरी के बदले में आपको तनख्वाह मिलती है, आपको सुविधाएं मिलती हैं, वेतन भत्ता, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये आपकी नौकरी है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि प्रोफेशनल नौकरशाही है, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन ऋग्वेद काल में ये नौकरशाही प्रोफेशनल नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एक अतिरिक्त नहीं है देने के लिए। कृषि द्वितीयक पेशा है, पशुपालन मुख्य पेशा है। मतलब जब कृषि अधिशेष नहीं है, अतिरिक्त नहीं होगा, तो प्रोफेशनल नौकरशाही, वेतन पे आधारित, वेतन भत्ते पे आधारित नौकरशाही का विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर भी लेकिन नौकरशाही तो चाहिए ही ना, जो राजा को सलाह देगा, राजा को परामर्श देगा कि उसकी क्या कूटनीति होनी चाहिए, उसका क्या तरीका होना चाहिए। भाई ज़रूरी होता है ना, मान लीजिए राजा कोई गलत निर्णय ले ले, तब तो पूरे कबीले को भुगतना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए रक्त संबंध पर आधारित एक नौकरशाही थी, ठीक है। यानी उनके भाई बंधु नात रिश्तेदार, यही लोग उस नौकरशाही के अंतर्गत शामिल हुआ करते थे, ठीक है। तो रक्त संबंध पर आधारित है। पुरोहित, सेनानी, गुप्तचर, ब्राजपति, ये प्रमुख हैं। देखिए, पुरोहित जो पूजा पाठ से संबंधित है, ये मुख्य होता था। सेना का कार्य सेनानी देख रहा है, ठीक है। गुप्तचर, ये महत्वपूर्ण है, और गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। भाई वो एक कबीले से दूसरे कबीले में गुप्तचर, जैसे रा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, ये सब गुप्तचर संस्थाएं हैं ना,
तो गुप्तचरी के माध्यम से भी वो जानना चाहते थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है हमारे कबीले में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चल तो नहीं रहा है, क्योंकि एक कबीले प्रायः दूसरे कबीले से क्या संघर्ष करते रहते थे। तो इस संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए गुप्तचर उन्हें सूचना देते थे समय समय पर कि देखो भाई, अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, अगला कबीला ये रणनीति अपना रहा है, अगला कबीला हो सकता है कि हमारे गायों की चोरी कर सकता है, ठीक है। तो सतर्क हो जाते थे कि गुप्तचर ने सूचना लाया है। आप लोग भी पिछले धारावाहिक वगैरह में तो देखते ही होंगे। तो ऋग्वेद में गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था उसे कहते थे ब्राजपति। ब्राजपति जो है वो चारागाह का प्रधान था। हमने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। अब आप कहेंगे कि सर, चारागाह का प्रधान कौन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? तो आप इस बात को समझिए, पशुपालन क्या है? मुख्य पेशा है, और पशुओं के लिए चारागाह चाहिए। चारा कहां से आएगा? चारागाह से आएगा। अगर ब्राजपति कहेगा कि नहीं, यहां पशुचारण नहीं होगा, तो आजीविका का संकट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस अर्थ में ब्राजपति एक महत्वपूर्ण अधिकारी था उस समय ऋग्वेद में, क्योंकि ये चारागाह का क्या था? प्रबंधक था। चूंकि पशुपालन मुख्य पेशा था और पशुओं के लिए चारा की आवश्यकता थी, और पशु जब चारागाह में जाएंगे, चरेंगे, उनके लिए भोजन उपलब्ध होगा, तभी तो वो दूध वगैरह देंगे, तभी तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, है कि नहीं? नहीं तो कैसे होगा? तो चारागाह यानी ब्राजपति इस समय एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, ठीक है। तो ये नौकरशाही हो गई। अब देखिए, प्रशासनिक इकाई के रूप में अगर हम देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी, ठीक है। अब कबीले में तो छोटा छोटा कबीला है, तो उसमें तो गांव, जिला, ठीक है, ब्लॉक, जिला, जनपद, इस तरह का तो विकास हुआ नहीं है, प्रांत, इस तरह का तो विकास हुआ नहीं है। तो कुल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, समझ रहे हैं? तो कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहते थे, और इसके पास अपने घर, अभी भी आप अपने घर को एक कुल मान लीजिए। कहते हैं ना कि हम अमुक कुल से संबंधित हैं, हमारा कुल ऐसा रहा है, हमारा खानदान ऐसा रहा है, तो खानदान को ही कुल कहते हैं। और कुल का जो प्रमुख होता है उसे कुलप कहते हैं, ठीक है। और कुलप का अपने कुल के लोगों पर क्या होता है? असीमित अधिकार होता है। हमारे दादाजी अगर कोई निर्णय दे दें तो क्या हम उस निर्णय से हट सकते हैं? नहीं। मतलब कुल के संबंध में, परिवार के संदर्भ में दादाजी सबसे प्रमुख है, सबसे मतलब अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, वो मुखिया हैं, कुलप हैं, तो उनके निर्णय को तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर घर से निष्कासन हो सकता है, तरह तरह के हमारे ऊपर प्रतिबंध आरोपित हो जाएंगे, समझ रहे हैं? हमें खेलने कूदने और कार्य करने पर रोक लगा दिया जाएगा, नहीं जाना है, शाम के 6 बजे के बाद तुम्हें घर के बाहर नहीं जाना है, क्रिकेट तुम्हारा प्रिय गेम है लेकिन तुम्हें पढ़ाई करना है, क्रिकेट नहीं खेलना है। तो तरह तरह के प्रतिबंध ये कुल के मुखिया लगा सकते थे अपने कुल के परिवार के लोगों पर, ठीक है। तो कुल सबसे नीची इकाई है और इसका प्रमुख कुलप है। उसके बाद जब कुछ कुल मिल जाते थे तो उससे विष बनता था, और उसका जो प्रमुख है वो विषपति है, जो विष के संदर्भ में निर्णय लेता था। और जन जो है वो ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च इकाई है, ठीक है। यानी अभी जनपद का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये प्रशासनिक विभाजन है। कबीलाई राज्य व्यवस्था है, देख ही रहे हैं, रक्त संबंध पे आधारित है। पशुओं की चोरी जैसे अपराध हो रहे हैं, पशुओं के लिए युद्ध हो रहे हैं, इसी के लिए युद्ध भी हो रहे हैं पशुओं के लिए, ठीक है। जुर्माना लगाया जाता था, मान लीजिए कोई पशुओं की चोरी अगर करता था तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था। मृत्युदंड की प्रथा यानी मृत्युदंड ऋग्वेद में प्रचलित नहीं था। आगे बात समझ में? अब देखिए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्यों आएगा? क्योंकि कृषि क्या है? प्राथमिक पेशा। प्राथमिक पेशा
दूसरी बात, लोहा, लोहे से क्या बना? युद्धास्त्र। तो जो युद्धास्त्र बना तो इसने राजा की शक्ति को क्या किया? बढ़ा दिया। राजा की शक्ति में क्या कर दिया? ये वृद्धि। युद्धास्त्र बन रहा है, भाला बन रहा है, तलवार बन रहा है, हाँ, तो राजा की शक्ति बढ़ रही है ना। दूसरी बात, कृषि में लोहे का प्रयोग हो रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। अब क्षेत्र आधारित व्यवस्था बनने लगी, जीवन में स्थायित्व आ गया। मुखर्जी नगर का क्षेत्र एक राजा के अंतर्गत आ गया कि यहाँ का राजा अमुक व्यक्ति होगा और उस व्यक्ति के पास क्या होगा कि युद्ध सेना भी है, युद्धास्त्र भी है, तो इस पूरे क्षेत्र का मालिक हो जाएगा। कृषि भी है, समझ रहे हैं? तो वो इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करेगा और यहाँ के लोगों से सुरक्षा के बदले क्या करेगा? कर भी लेगा कि देखो भाई, हम आपकी अब सुरक्षा कर रहे हैं। और छोटी मोटी सेना भी बन जाएगी, उसकी नौकरशाही भी बन जाएगी। जब राजकोष में पैसा आएगा तो उस पैसे से वो छोटी मोटी सेना भी रख लेगा जिसको नियमित वेतन देगा। इसका आगे विकास होगा। चूंकि कृषि में लोहे का प्रयोग अभी उतना नहीं हो रहा है, सीमित हो रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा राजस्व भी नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर भी कुछ पैसा तो आएगा और जो आएगा उससे वो अपनी सुरक्षा के लिए सेना भी रखेगा। राजा की शक्ति बढ़ेगी तो राजा का पद बढ़ेगा। अब वो धीरे धीरे ताकतवर होगा। अब वो अलग अलग यज्ञ करेगा, अश्वमेध यज्ञ होगा, घोड़े को छोड़ा जाएगा। जहाँ जहाँ घोड़ा पास चलता जा रहा है वो क्षेत्र राजा की अधीनता में है, मतलब वहाँ उस राजा का शासन है, उस राजा की अधीनता लोग स्वीकार कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ किया जाएगा, ठीक है, तो वाजपेयी यज्ञ किया जाएगा, मतलब राजा के खुशी में यज्ञ हो रहे हैं, तो राजा की शक्ति बढ़ेगी। राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का परछाई माना जाने लगेगा कि राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये पृथ्वी पर कौन है? ईश्वर का परछाई। कहते हैं ना, आप लोग भी सुने होंगे कि राजा, प्राचीन काल में राजा जो है वही पृथ्वी पर ईश्वर है, समझ रहे हैं। और पुराने धारावाहिक हों, पुराने फिल्म हों, उसमें भी कहते हैं राजा, हाँ, राजा महाराजा अमुक राजा हैं, ठीक है, तो उसमें कहते हैं ना, इसी सब प्रकार का संबोधन करते हैं, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान। तो राजा क्या है? इस समय कृषि होने लगा, लोहा, तो राजा की शक्ति में वृद्धि होगी। राजा का दैवी, मतलब राजा को पृथ्वी पर क्या माना जाएगा? ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगेगा, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम इस बात को कहा गया कि राजा क्या है? दैवी है। सिद्धांत में विश्वास किया गया कि राजा पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर की परछाई है, ठीक है। तो राजा की शक्ति बढ़ गई। राजपद, मतलब राजा के पद की गरिमा बढ़ गई। यज्ञ, राजपद के साथ यज्ञ जुड़ गए। राजसूय वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ होने लगे। राजा अब एक क्षेत्र का क्या हो गया? प्रमुख हो गया, ठीक है। वह अनेक उपाधियां भी लेने लगा, जैसे स्वराट, विराट, सम्राट, इस तरह की राजा उपाधियां ले रहा है, ठीक है। और आपने जो प्रतिनिधि संस्थाएं देखी थी ऋग्वेद में, जो राजा की शक्ति पर अंकुश लगाती थी, जैसे विदत, सभा, समिति, गण, ठीक है, तो गण के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिलती। विदत लुप्त हो गई, समझ रहे हैं। अब उसकी जगह सभा और समिति की महत्व कम हो गया और राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। भाई राजा ताकतवर हो रहा है, ठीक है। नौकरशाही, इस समय भी कोई विशेष नौकरशाही में वृद्धि नहीं हुई, अभी भी नौकरशाही रक्त संबंध पर ही थी। भागदूध एक अधिकारी है जो उत्पादन में, चूंकि कृषि में लोहे का प्रयोग हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो उत्पादन में सुरक्षा के बदले राजा क्या कर रहा है? अपना दायित्व, अधिकार मांग रहा है कि हम आपको सुरक्षा दिए हैं, तभी तो आप कृषि कर रहे हैं, नहीं तो दूसरा कबीला आक्रमण कर देगा, दूसरे क्षेत्र का नेता आक्रमण कर देगा। होता ही भी था, आक्रमण करके एक दूसरे के क्षेत्र को मिलाने के लिए। भाई अपने राज्य का विस्तार हर व्यक्ति चाहता है। जब व्यक्ति के अंदर ताकत आती है तो वो अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ के तहत घोड़ा छोड़ा जा रहा है। अब वो घोड़ा जितने बड़े क्षेत्र में जाएगा, वो उतना बड़ा क्षेत्र किसके अधीन आ जाएगा?
राजा के अधीन माना जाएगा। इससे राजा की ताकत बढ़ेगा। तो जो स्वराट, विराट, एकराट जैसी उपाधियां ले रहा है वो तभी तो ले पाएगा। चक्रवर्ती मतलब कि पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसके अधीन है। चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा, समझ रहे हैं। और हर शासक तो यही चाहता है ना कि सबसे अधिक ताकतवर मैं बनूं। तो एक राजा दूसरे राजा से युद्ध कर रहा है, तो अपने क्षेत्र में चूंकि वो अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने क्षेत्र के नागरिकों को वो सुरक्षा दे रहा है, तो कहेगा कि कृषि उत्पादन में एक भाग हमें भी चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए हमने सेना रखी है, हमने नौकरशाही रखी है, ठीक है। आपकी सुरक्षा के लिए हम दूसरे क्षेत्र से युद्ध करते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप आसानी से अपना जो है आराम से खेती किसानी कर रहे हैं। तो उसके लिए वो एक अधिकारी नियुक्त किया, उसका नाम था भागदूत, ठीक है। वो उत्पादन में राजकीय हिस्से को एकत्र करता था। और एक और अधिकारी है, उसका नाम है संहित्री, ठीक है। और ये कोषाध्यक्ष था। तो ये दो महत्वपूर्ण अधिकारी हो गए, जो कर लगाता था और एक उस चीज को एकत्र करता था, ठीक है। राज प्रशासन में जो उस समय का था, जो कृषि उत्पादन था उसमें हिस्सा। प्रशासनिक इकाई में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि अब क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था हो गई थी, क्षेत्र आधारित चीजें हो गई उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। भूमि स्वामित्व का विकास हुआ। तो अब गांव सबसे प्रशासन की छोटी इकाई हो जाएगी, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, और अब जो है जनपद का विकास हुआ। और आगे चल के जब देखेंगे ना आप, तो जनपद और जनपद मिलके महाजनपद, जन और जन मिलके जनपद का विकास किए, क्योंकि क्षेत्र आधारित राज्य व्यवस्था का विकास हो रहा है, क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, भूमि स्वामित्व की अवधारणा का विकास हो रहा है। ये सब क्यों, कैसे संभव हो रहा है? ये संभव हो रहा है लोहा। लोहे से राजा की शक्ति बढ़ी, लोहे से राजा की पहचान बढ़ी, खेती होने लगी, और खेती होने लगा तो जीवन में अस्थायित्व आ गया। जैसे आप गांव में रहते हैं तो गांव में लोग अस्थायी रूप से इसीलिए तो रह पाते हैं, उनके खेत है, अपने खेती कर रहे हैं। अब गांव में अगर कोई व्यक्ति संपन्न होता है तो वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक खेत जमीन लिखाता है, पैसा कमाता है, तो जमीन अपने नाम करना चाहता है, यानी गांव का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उस जो कबीला था, अब कबीले का स्वरूप बड़ा होने लगा। एक बड़े क्षेत्र जंगल को काट दिया गया खेती के लिए, समझ रहे हैं। तो अब क्षेत्र का भी विस्तार हो गया। तो गांव सबसे छोटी इकाई हुई, विश्व हुआ, जन हुआ, और कई जन मिलके जनपद, माने जनपद आ गया इस काल में। आई बात समझ में? आगे चलें। देखिए ऋग्वैदिक कालीन समाज, तो कबीला है, ऐसे ऋग्वेद में कबीला है, ठीक है। कबीला में क्या है कि एक ही कबीले के लोग हैं, ठीक है। तो इस कबीले में क्या है, कबीलाई समाज समानता पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसमें जो विभाजन है उसका आधार एक है रंग और दूसरा है कर्म। भाई कबीला है, कबीले में जो विभाजन का आधार है वो या तो रंग है या तो कर्म है, ठीक है। अभी वर्ण व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। तो आर्य वर्ण है, अनार्य वर्ण है। भाई कबीले में दो तरह के वर्ण होंगे, या तो आर्य वर्ण होगा या अनार्य वर्ण होगा, ठीक है। पुरोहित, सेना और विष, ये तीन प्रकार के कर्म हैं। पुरोहित किससे संबंधित है? पूजा पाठ से, अध्ययन अध्यापन से, अध्ययन अध्यापन, ठीक है, इससे संबंधित है। सेना का काम है विष, खेती किसानी, खेती किसानी से संबंधित है, ठीक है, या अन्य कार्य से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो व्यापार व्यवसाय हो रहा है, यानी विष क्या है? एक प्रकार से एक उत्पादक वर्ग है। क्या है? उत्पादक वर्ग है। क्लियर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था अभी विद्यमान नहीं थी समाज में, और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है।
यानी वर्ण व्यवस्था का, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है ना, इसका जो, इसे चतुर्वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है ना, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इस बात को समझ लीजिए। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ये चार है, इसे कहते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था, ठीक है। ब्राह्मण का काम क्या होता है? पठन पाठन, पठन पाठन, ठीक है, इससे संबंधित वर्ण है। क्षत्रिय का क्या काम है? युद्ध करना, और युद्ध से अपने क्षेत्र की, अपने कबीले की, इसकी रक्षा करना, ठीक है। वैश्य का क्या कार्य है? उत्पादन करना, उत्पादन कार्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शूद्र का क्या काम है? इसका काम है सेवा करना, ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। उस पुरुष सूक्त में कहा गया कि एक विराट पुरुष के, ठीक है, ऐसा मतलब उसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से या उदर से वैश्य और पैर, जंघे से शूद्र का आविर्भाव हुआ, ठीक है। इसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको कहते हैं द्विज, द्विज, ठीक है। और शूद्र का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, ठीक है। तो ये क्लियर है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक है। और ये बाद का है। कब का है? 10वां मंडल हमने कहा कि नवीन है, नवीन है, ठीक है, नवीन है। तो ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, ठीक है। वहां पे वर्ण व्यवस्था यानी समाज का जो विभाजन है वो या तो रंग के आधार पे था या कर्म के आधार पे था। रंग का मतलब है कि आर्य वर्ण का हो, अनार्य वर्ण का हो, साफ सुथरा हो, काला हो, ठीक है। अनार्य, आर्य जो आए और अनार्य जो यहाँ के मूल थे, ठीक है। आर्य जो मध्य एशिया से आए, तो आर्य और अनार्य। दूसरा कर्म के आधार पर है, तो मान लीजिए पुरोहित वर्ग है, हाँ, पुरोहित पूजा पाठ, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ वर्ग है। दूसरा है विषय है, उत्पादक वर्ग है। और एक सेनानी है, सेना से संबंधित जो है, ठीक है। तो ये आधार है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक समाज में नहीं, ऋग्वेद के अंतिम अवस्था में आप कह सकते हैं। सर्वप्रथम उल्लेख इसका मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक समाज के अंतिम अवस्था में, या आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में आके वर्ण व्यवस्था ये प्रतिष्ठित हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसका एक उदाहरण भी है। हमने कहा कि इतिहास में कुछ भी इतना वैज्ञानिक विषय तो कुछ भी नहीं है। इतिहास इतना वैज्ञानिक विषय कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी कथन आप कहते हैं उसके समर्थन में, उसके पक्ष में आपको अब तर्क देना पड़ता है। अगर हम कहें कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो आप कहेंगे गुरुजी कैसे नहीं है, बताएं। तो हम कहेंगे कि ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख मिलता है, एक छात्र कहता है कि मैं कवि हूं, ठीक है, मैं क्या हूं? कवि हूं। मेरे पिता भीषज हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, और मेरी मां अनाज पीसने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये एक ही परिवार में तीन तरह के लोग हैं। एक छात्र है जो स्वयं को क्या कहता है? कवि। दूसरा वैद्य है, चिकित्सा से संबंधित है। और तीसरा क्या है? तीसरा अन्न पीसने का कार्य करती है। यानी अलग अलग व्यवसाय में लगे होने के बाद भी सब एक ही परिवार के अंग हैं।
तो इस आधार पे एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग रह रहे हैं कर्म के आधार पे। एक छात्र कहता है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य भेषज हैं, मेरी माँ अनाज पीसने का कार्य करती है। ठीक है, वर्ण के प्रति कोई अस्पृश्यता उच्च निम्न की भावना नहीं थी, सामाजिक गतिशीलता यहाँ बाधित नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बहुत बाद में वो उत्तर वैदिक काल में आके प्रतिष्ठित हुई। दास प्रथा, तो ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा मौजूद थी, अभी हम देखेंगे कैसे मौजूद है। स्त्री और पुरुष दोनों को दास बनाया जाता था, और दास का जो कार्य होता था वो घरेलू कार्यों से जुड़ा होता था। ठीक है, आर्य और अनार्य ये दोनों दास होते थे, समझ रहे हैं। तो दास, अब देखिए, एक हमने कहा कि दास राग युद्ध, दास राग युद्ध कहाँ हुआ? ये परुष्णी या जिसे रावी नदी कह रहे हैं उसके किनारे हुआ। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है? 7वें मंडल में। 7वें मंडल के लेखक कौन है? वशिष्ठ। ठीक है, और उसमें ये प्रसिद्ध दासराग युद्ध का उल्लेख है। तो दासराग युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो भरत कबीला, ये आर्य है। ठीक है, और इसी कबीले के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, पॉलिटी में आप लोग पढ़ते होंगे ना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत इसी भरत कबीले के नाम पे पड़ा था। इसके राजा हैं सुदास, इसके पुरोहित हैं वशिष्ठ। ठीक है, और ये कबीला जो है इधर 10 राजाओं का संघ था, और इसके पुरोहित हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता, गायत्री मंत्र का उल्लेख उसी 3रे मंडल में। तो ये 2 संगठन बने, एक भरत कबीला जो आर्य है, दूसरी तरफ 10 राजाओं का संघ बना, और इस संघ में आर्य और अनार्य दोनों हैं। ठीक है, आर्य में कौन कौन है? अनु, ध्रुव, तुर्वस, यदु, पुरु, 5 हैं। अनार में भी 5 हैं, अनिल, पकत, भलानस, शिव, विषाणिन, ये भी 5 हैं। तो एक तरफ भरत कबीला है, दूसरी तरफ 10 राजाओं का संघ। परुष्णी रावी नदी के तट पे एक भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में 10 राजाओं का संघ क्या हो गया? पराजित, हार गया। जब पराजित हो गया तो पराजित होने के पश्चात इन्हें क्या कर लिया गया? दास बना लिया गया। तो इस तरीके से दास में आर्य भी शामिल हो गए, अनार्य भी शामिल हो गए, स्त्री भी शामिल हो गए, पुरुष भी शामिल हो गए। ठीक है, तो ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, और ये दास राग युद्ध भी आप क्लियर रखना। ठीक है, आगे चलें। तीसरा बात है समाज का, पितृसत्तात्मक समाज। तो समाज का इकाई क्या है? परिवार या कुल। ऋग्वेद में समाज की इकाई क्या है? कुल, परिवार। इसका प्रमुख कौन है? कुलप। हमने कहा कि कुलप का अपने परिवार के सभी सदस्यों पर अधिकार क्या है? असीमित अधिकार है। और एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि रिजास्व, एक व्यक्ति रिजास्व को उसके पिता ने अंधा, दरअसल रिजास्व को उसके पिता ने कुछ काम सौंपा था, भेड़ ओड़ की रक्षा करने के लिए कहा था। अब वो इधर उधर करने लगा, समझ रहे हैं, तो उसके पिता ने क्रोधित होकर उसे अंधा बना दिया। ठीक है, ठीक है। पुत्र को तनय और पुत्री को लिए तनया कहते थे, दुहिता भी कहते थे। चचेरे भाई बहन को नृपति कहते थे। ठीक है, देखिए, किसी भी समाज की प्रगति को अगर मापना होता है तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति देखी जाती है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ठीक है, अगर स्थिति महिलाओं से संबंधित जो समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति बेहतर है, यानी महिलाओं पर उतने प्रतिबंध नहीं है, महिलाओं को तरह तरह के प्रतिबंध नहीं आरोपित हैं, तो हम मानते हैं कि समाज अच्छा था। ठीक है, तो अगर महिलाओं की दशा अगर हम देखें ऋग्वैदिक काल में तो बहुत अच्छी थी, शानदार। यही कारण है कि आगे चल के जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज जो है ना, वो लोग कहते हैं वेदों की ओर लौटो, समझ रहे हैं। यानी वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी, वैदिक कालीन जो समाज की स्थिति थी, समता मूलक समाज है, समझ रहे हैं, समानता का भाव है। ये सब उदाहरण तो इक्का दुक्का हैं कि कुलप अपने पुत्र को इतना कठोर दंड दे देता था।
इक्का दुक्का सामान्यतः जो परिवार का मुखिया होता था उसका अपने परिवार के लोगों से बहुत ही प्रेमपूर्ण संबंध होता था, समझ रहे हैं। ये तो इक्का दुक्का ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि असीमित अधिकार है, कहने का आशय है कि वो कोई भी दंड दे सकता था, ठीक है। तो सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा उस काल में नहीं थी, बाल विवाह नहीं होता था छोटे उम्र में, ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं था, विधवा मतलब महिलाओं से जुड़ी ये कुरीतियां नहीं थी समाज के अंतर्गत। 16-17 वर्ष की कन्या विवाह के लिए आदर्श उम्र माना जाता था। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी थी, सभा और समिति जैसी संगठनों में महिलाएं भाग लेती थी, सभा समिति में भाग लेती थी, शिक्षा का अधिकार था। आश्चर्य होगा आपको कि बहुत सी महिलाएं हैं उन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की, जिसमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ये सब महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार था, ठीक है, यानी वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकती थी, ठीक है। समतामूलक समाज है। वेशभूषा, तो देखिए वेशभूषा में ना कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे, ठीक है, नीवी कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। जैसे पुरुष हैं तो पैंट पहनते हैं तो वैसे नीवी है, ठीक है। वासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है, जैसे ये शर्ट है वासस, ठीक है। अधिवासस ओढ़नी, जो महिलाएं ओढ़नी वगैरह यूज करती हैं, अधिवासस। पुरुष पगड़ी पहनते थे और पगड़ी को उषडीस कहते थे, पगड़ी धारण करते थे, पगड़ी को उषडीस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक समाज है। उत्तर वैदिक समाज में देखेंगे तो पहले वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था जन्मगत हो गई, यानी अब समाज में 4 वर्ण हो गए, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा जाने लगा? द्विज। तो वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? जन्मगत हो गई। ब्राह्मण यानी 4 वर्ण में समाज बट गया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों को क्या कहा जाने लगा? द्विज। और शूद्र का क्या कार्य किया गया? द्विज की सेवा करना, द्विज की सेवा करना। सबके काम का बंटवारा हो गया, ये समझ लीजिए, ठीक है। मतलब ब्राह्मण का काम है पठन पाठन करना, अध्ययन अध्यापन से जुड़ गया। क्षत्रिय का काम है अपने क्षेत्र की रक्षा करना, ठीक है। वैश्य का काम है उत्पादन का कार्य करना, और शूद्र का काम है कि वो इन तीनों वर्णों की क्या करेगा? सेवा करेगा। उत्तर वैदिक काल में आके परिवर्तन हो गया, ठीक है, यानी जन्म से हो गया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया क्षत्रिय के दायित्व होंगे, वैश्य परिवार में जन्म लिया वैश्य का दायित्व उसे प्राप्त होगा, शूद्र परिवार में जन्म लेने का अर्थ था शूद्र का दायित्व। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से सामाजिक गतिशीलता बाधित हो गई, समझ रहे हैं? आगे चलें। अब देखिए और सारे प्रतिबंध आरोपित किए गए। आश्रम व्यवस्था का विकास हो रहा है। माना गया कि एक व्यक्ति का उम्र कितना है? 100 वर्ष, और इस 100 वर्ष को 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और कहा गया कि जन्म से लेके जो 25 वर्ष की अवस्था है वो ब्रह्मचर्य अवस्था है, और इस अवस्था में व्यक्ति को अध्ययन अध्यापन मतलब ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था है, ठीक है। दूसरा माना गया गृहस्थ आश्रम, ठीक है, यानी 25 से 50 वर्ष की जो उम्र है उसे गृहस्थ माना गया। गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, समझ रहे हैं? मतलब इसी आश्रम में व्यक्ति क्या करता था कि अर्थोपार्जन कर रहा है, अपने परिवार संतति की वृद्धि कर रहा है, विवाह आदि संपन्न कर रहा है, बहुत सारे कार्य अपने जो भौतिक कार्य हैं वो इस उम्र में पूरी कर रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज के संचालन के लिए ये सारी चीजें आवश्यक हैं। 50 से 75 तक का उम्र है वानप्रस्थ का, और 75 से 100 वर्ष अंतिम 25 वर्ष में वो संन्यास, मतलब अपने सारे दायित्व से वो मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में। 4 पुरुषार्थ का विकास हुआ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। मतलब धर्म पूर्वक
नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन जीना ये धर्म कहा गया। भौतिक साधन जो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख उपलब्ध कराते हैं, अर्थोपार्जन। 4 पुरुषार्थ, परिवार और वंश की निरंतरता, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए काम, मतलब वंशावली को आगे बढ़ाना। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष निर्धारित किया गया। मतलब एक तरीके से देखिए तो जीवन में अब जटिलता भी आ रही है। ठीक है, आश्रम और पुरुषार्थ की अवधारणा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन लाने का प्रयास था। तो 4 आश्रम आ गए, 4 पुरुषार्थ आ गए, ये सब ध्यान रखना उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, 16 संस्कार हो गए जब बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक। ठीक है, तो जन्म से लेके गर्भाधान में, मतलब बच्चे का गर्भ में आने से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार आ गए। समझ रहे हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन। ठीक है, उपनयन, यहाँ से शिक्षा शुरू करता है। वेदारंभ के शांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। समझ रहे हैं? यानी गर्भ में आने से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हो गए। 3 ऋण की अवधारणा आई समाज में। कहते हैं ना 3 ऋण, कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देवताओं को प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति कृतज्ञता, संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होना। गोत्र बहिर्गमन प्रथा का विकास, विवाह में गोत्र बहिर्गमन प्रथा लागू हुई। अभी तक एक गोत्र में ही चल रहा था, अब एक गोत्र से दूसरे गोत्र में, मतलब सामाजिक आधार भी तो विस्तृत हो रहा है। आर्यों के सामाजिक राजनीतिक विस्तार के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, दास प्रथा मौजूद है और दासों का प्रयोग अभी भी घरेलू कार्यों में होता था। ठीक है, तो अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक समाज में क्या आप देख रहे हैं? जटिलता देखी जा रही है। ठीक है, और ये जटिलता इसलिए देखी जा रही है कि जीवन में क्या रहा है? अस्थायित्व। इसलिए जीवन में अस्थायित्व के कारण इस तरह की जटिलता आप देखने को पा रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दशा में ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में गिरावट आने लगी। जैसे लैंगिक भेद, पुरुष और महिला में अब भेद किया जाने लगा। ठीक है, महिला को निम्नतर माना गया, पुरुष को उच्चतर माना जाने लगा। महिला को लेकर नकारात्मक दृष्टि का विकास हुआ। महिला के जन्म को दुख का कारण माना गया, ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है। ठीक है, मैत्रायणी संहिता कहती है कि मदिरा और जुए का योग बताया, महिला का वस्तुकरण कर दिया गया। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार अभी भी है। गार्गी, मैत्रेयी जैसी उच्च शिक्षित महिलाएं समाज में मौजूद हैं, लेकिन समाज का स्वरूप अभी पितृसत्तात्मक है। परिवार के मुखिया की स्थिति मजबूत है, उसे अपने संतान को बेच भी सकता है। जैसे अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनहसेब को 100 गाय लेकर बलि के निमित्त बेच दिया। गृह निकाल सकता है, घर से निकाल सकता है। विश्वामित्र ने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने के अपराध में घर से निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कुलप के अधिकार है। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन धर्म। तो धर्म में जो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है, जो लोग हैं, उनका उद्देश्य है भौतिक सुखों की प्राप्ति। युद्धरत समाज है तो युद्ध में विजयी होना। ठीक है, और युद्ध में विजयी होना और विजय होकर पशुओं की प्राप्ति करना, पशु ही धन थे। पुत्र की प्राप्ति की कामना करना, पुत्र युद्धरत समाज के अनुकूल होता है। इसके लिए ऋग्वेद में प्रार्थना करते थे, यज्ञ कर्मकांड रहित थे, मंदिर नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, देखिए ऋग्वेद काल में देवता तो सबसे पहले इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। मैंने कहा था इन्हें ऋग्वैदिक काल में जो है सर्वप्रमुख देवता हैं। ऋग्वेद में इन पर 250 सूक्त हैं। ठीक है, अगर कुल 1028 सूक्त हैं, मूल 1017 सूक्त हैं, तो उसमें 250 सूक्त केवल इंद्र पर है। युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं इंद्र। ऋग्वेद में इन्हें पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर मतलब किलों का नाश करने वाला। ठीक है, दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं ऋग्वेद में अग्नि। इनमें 200 सूक्त है। ठीक है,
देवता और मानव के बीच मध्यस्थ के देवता हैं, यज्ञ के देवता हैं, और इन्हें जाति वेदस भी कहा गया है, अग्नि को। ठीक है। वरुण है, ये तीसरे महत्वपूर्ण देवता हैं, और ये रीत मतलब नैतिकता, नियमों के पालन कर्ता के रूप में है। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दंडित भी करेंगे। इन्हें ऋतस्य गोप भी कहा गया है। सोम, ये वनस्पति के देवता हैं, चंद्रमा के देवता हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अश्विन, नासत्य, ये चिकित्सा के देवता हैं। पूषण, ये पशुओं के देवता हैं। अदिति पृथ्वी की देवी हैं। अरण्य, ये वन या जंगल की देवी हैं। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। ठीक है। तो ये देवता हैं, देवमंडल हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। उपासना तो वही है कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही धार्मिक कर्मकांड किए जा रहे हैं, और पुनर्जन्म की अवधारणा का भी विकास देखा जा रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा है। यज्ञ कर्मकांड प्रधान है, हो गए। अब मतलब यज्ञ होने लगे। जैसे राजा के साथ आपने देखा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, यानी यज्ञों की संख्या बढ़ गई। तो कर्मकांड प्रधान हो गया अब, और प्रार्थना क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। देवकुल में भी देखिए स्थिति बदल गई। विभिन्न देवताओं का पदानुक्रम स्थापित हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संकल्पना का विकास हो रहा है। सर्वोच्च देवता माने जा रहे हैं ब्रह्मा। पूषण, जो पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में आके शूद्रों के देवता हो गए। उपनिषदीय चिंतन का विकास हो रहा है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। ये ज्ञान पर बल देता है उपनिषदीय चिंतन। एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। वो ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड हैं, जो यज्ञ हैं, यज्ञों की संख्या बढ़ रही है, उसमें पशु बलि हो रही है, तरह तरह के विधान बना दिए गए, तो उस पर ये जो है कठोर आक्रमण करता है मुंडकोपनिषद। और वो कहता है यज्ञ क्या है, एक टूटी हुई नाव है। ठीक है। और जिस तरीके से एक टूटी हुई नाव स्वयं सागर पार नहीं कर सकती, वैसे ही यज्ञ के माध्यम से भव सागर पार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो मतलब कि ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड है, आडंबर है, उसकी आलोचना हमें उपनिषदीय चिंतन में दिखाई देता है। ठीक है। तो एक विरोध भी हमें देखने को मिलता है। उपनिषद जो होते हैं ना, ये इसका उप मतलब होता है निकट, गुरु के निकट। गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उपनिषदी। ठीक है। और इसमें वार्तालाप होता है, दार्शनिक चिंतन है। ठीक है। वैदिक जो ग्रंथ हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों का क्या किया गया, रचना की गई। ठीक है। तो इसलिए ये सब महत्वपूर्ण है। आगे चले। तो आज की कक्षा यहीं तक। ठीक है। उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक, सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक है। आगे हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।